हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की सीरीज में जो हमारी बुद्धि का टॉपिक चल रहा है, जो हमारा उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बुद्धि के बारे में, बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और कुछ हमने सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था कि बुद्धि का यूनिफैक्टर सिद्धांत क्या होता है, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है, और कुछ हमने जो सिद्धांत पढ़े थे। उसके बाद आगे आज हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में कुछ और जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बुद्धि मापन पे आएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो वन बाय वन इस सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनसे सवाल बनते हैं, उन सभी चीज़ों को बेहद आसान लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। पिछला वीडियो जो हमने देखा था उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वो है हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि का हमने सिद्धांत पढ़ा था। तो उस सिद्धांत को बहुत बारीकी से आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर को देखा होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल बुद्धि से पूछे गए हैं वो हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत से पूछे गए। इस बार का जो सीटेट हुआ था उसमें भी कई सवाल पूछे जा रहे थे, हर शिफ्ट में लगभग सवाल पूछे गए थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को नकार नहीं सकते, उस चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं, अगला हमारा जो पहला आज का सिद्धांत होगा वो होगा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब ये तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत को किसने दिया था उसको देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इस बुद्धि को दिया किसने था। इस बुद्धि को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था आरबी केटल। ये जो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक है, क्योंकि सीधा आपसे पूछ लेगा कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था, तो वो आंसर होगा हमारा आरबी केटल। अब इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इनका सिद्धांत क्या कहता है। इनका सिद्धांत कहता है कि इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है उसमें दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है, इस बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एक होती है तरल बुद्धि और दूसरी होती है हमारी ठोस बुद्धि। तो तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत से पता चल रहा होगा, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत देते हैं आरबी केटल। ये कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है, दो तरह की बुद्धि होती है। एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस जिसको तरल बुद्धि कहते हैं, दूसरी होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं ठोस बुद्धि। अब पीछे हमने देखा था कि एक जो द्वि फैक्टर सिद्धांत हमने पढ़ा था उसमें भी कहा गया था कि एक एस फैक्टर होता है, एक जी फैक्टर होता है, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, उनकी जैसी सिमिलैरिटी है इस थ्योरी में। और ये क्या कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक तरल बुद्धि होती है और एक ठोस बुद्धि होती है। अब ये मानते हैं कि जो तरल बुद्धि होती है वो डिसाइड होती है जेनेटिक कारकों से, यानी कि जो अनुवांशिक कारक होते हैं, वंशानुगत कारक होते हैं, उसके आधार पर इस बुद्धि का निर्णय लिया जाता है कि अगर वंशानुगत बुद्धि अच्छी है, आपके पूर्वजों की बुद्धि अच्छी है, तो ये वंशानुगत में अगर आपको बुद्धि मिलती है तो वो अच्छी होगी। तो उनका ये मानना था। और दूसरा ये मानते हैं कि जो हमारी ठोस बुद्धि होती है, ये ठोस बुद्धि एक्वायर्ड होती है। इस बुद्धि को हम अर्जित करते हैं, इस बुद्धि को हम शिक्षा के द्वारा, हम प्रशिक्षण के द्वारा, अपने अपने अनुभव के द्वारा इस बुद्धि को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। तो मूलभूत बुद्धि हमारे पास पहले से कौन सी होती है, जेनेटिक फैक्टर यानी वंशानुगत कारकों के द्वारा तरल बुद्धि होती है। जो हमें वंशानुगत चीज़ों से प्राप्त हुई है, जो बुद्धि मिली है हमें, जो हमें अपने माता पिता से मिली है, उसको इन्होंने कहा तरल बुद्धि। इसमें क्या होता है, ये कहते हैं कि जो हमारी तरल बुद्धि होती है वो लॉजिकल होती है, तर्क बेस्ड होती है। ये कौन सी होती है, लॉजिकल। और ये वाली जो हमारी बुद्धि होती है एक्वायर्ड होती है, जो हम अर्जित करते हैं, जो हम ज्ञान अर्जित करके, जो प्रशिक्षण के द्वारा, जो हमें टीचिंग दी जाती है, जो हमें सिखाया जाता है, वो जो हम अर्जित करते हैं उसको मानते हैं ये ठोस बुद्धि होती है। तो इनकी बुद्धि में बस इतना याद रखना है कि तरल, सवाल कहाँ से बनता है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर क्या होगा, आरबी केटल ने। आरबी केटल ने तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि को कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो होती है वंशानुगत कारकों पर डिपेंड करती है और ये लॉजिकल होती है, और ठोस बुद्धि जो होती है एक्वायर्ड होती है, जिसको हम अर्जित करते हैं, जिसको हम सीखते हैं, वो जो हमारी बुद्धि होती है वो एक्वायर्ड होती है, जिसको ठोस बुद्धि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि के बारे में चीज़ें देख ली। अब जो ये हम जानते हैं कि जो वंशानुगत फैक्टर होते हैं वो किसको डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस कितनी है। हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस कितनी है, इस चीज़ को डिसाइड करता है जेनेटिक फैक्टर। लेकिन जो हमारा एक्वायर्ड फैक्टर होता है, जो जो
क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है वो एक्वायर्ड होती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बालक छोटा होता है तो स्टार्टिंग में जेनेटिक फैक्टर के माध्यम से, जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्टिव जब होता है तो स्टार्टिंग में ये वाली जो बुद्धि होती है हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन उसके बाद ये वाली जो बुद्धि होती है हमारी, जो ठोस बुद्धि होती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, ये लगातार बढ़ती रहती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्योंकि जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। जब हम नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे तो हमारी ठोस बुद्धि क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। तो जितना हो सकता था फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी से हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अब इससे ज़्यादा इससे सवाल नहीं पूछे सकते। अब अगला थ्योरी हमारा है, अगला सिद्धांत है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। ये कहता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया किसने था, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी होती क्या है। तो हम इसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या होती है, इसमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल का मटेरियल होगा वो होगा कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी को दिया किसने था। अगेन तो हम सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे। तो इस थ्योरी को दिया था थर्स्टन ने। अब ये थर्स्टन क्या कहते हैं, नाम से सजेस्ट हो रहा है कि समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत। ये मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धि होती है, ये होती है क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़। क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़ का मतलब होता है कि बहुत सारी जो योग्यताएं होती हैं उनका एक क्लस्टर होता है, एक समूह होता है बुद्धि। बहुत सारी एबिलिटीज़ जो होती हैं उन सभी एबिलिटीज़ का अगर एक लाइन में इसका आंसर दिया जाए कि समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या होती है, तो आप बताएंगे कि समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी होती है वो होती है क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़। जो योग्यताएं होती हैं उनका एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। और ये मानते हैं कि थर्स्टन मानते हैं कि जो हमारे ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ या क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़ होती है इसको डिसाइड करने वाला एक फैक्टर होता है जिसको प्राइमरी कॉमन फैक्टर वो मानते हैं। ये प्राइमरी कॉमन जो फैक्टर होता है सभी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, जो सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं, सभी मानसिक योग्यताएं होती हैं, क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़ होती है, उसको एक सूत्र में बांध करके रखता है। एक जैसी मानसिक क्षमताओं को एक जगह, दूसरी जैसी मानसिक क्षमताओं को एक जगह, तीसरी मानसिक क्षमताओं के जो समूह होता है उसको एक जगह, इन सभी मानसिक क्षमताओं को एक ग्रुप में बांध कर रखता है। उसको कहते हैं इन्होंने, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ये प्राइमरी कॉमन फैक्टर। ये प्राइमरी कॉमन फैक्टर ही होता है जो सभी को क्या करता है, बांध के एक दूसरे से रखता है। और ये एक दूसरे से अलग ही होते हैं। एक मानसिक क्रिया का जो समूह होता है दूसरी मानसिक क्रियाओं का समूह उससे अलग होता है। और इन सभी चीज़ों को जो बांध के रखने वाली चीज़ होती है वो होती है प्राइमरी कॉमन फैक्टर। तो सिंपल एक ही वर्ड में अगर याद करना है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या होती है तो सिंपल याद करना है ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या होती है, ये क्या होती है, क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़ होती है। अब इसमें इन्होंने कई अलग अलग प्रकार के टाइप बताए हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है वर्बल एबिलिटी। अब ये वर्बल एबिलिटी क्या होती है, शाब्दिक योग्यता। वर्बल एबिलिटी का मतलब होता है कि शब्दों और वाक्यों को समझना, शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझना। जैसे आपने सीटेट का एग्जाम दिया, अब सीटेट के एग्जाम में जो हमारा पैराग्राफ से सवाल पूछे जाते हैं, जो कॉम्प्रीहेंशन से सवाल पूछे जाते हैं, उस कॉम्प्रीहेंशन को समझने की योग्यता है कि नहीं है, कि उस जो कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है उस कॉम्प्रीहेंशन को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं है, उसमें कितनी आपकी योग्यता है, उसमें कितनी आपकी एबिलिटी है उस चीज़ को समझने की, उनके शब्द को समझने की। तो उसी को कहते हैं ये वर्बल एबिलिटी, जिसको ये वी से डिनोट करते हैं। तो वर्बल एबिलिटी क्या होती है, शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझना। उसके बाद दूसरा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है कि संख्याओं के बारे में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि 2+2, तो वो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है कि नहीं है, बेसिक चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं है संख्याओं को लेकर के, तो उसको उन्होंने किस कैटेगरी में रखा, उसको उन्होंने रखा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में। तीसरा टाइप उन्होंने बताया था कि वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, अब ये वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी क्या होती है, शब्द प्रवाह योग्यता। इसका मतलब ये होता है कि वर्ड को, शब्द को बोल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आप फ्लुएंट है कि नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं, इंटरव्यू के बोर्ड में बैठे हैं, वो आपसे अगर कुछ पूछ पा रहे हैं, कुछ पूछते हैं, तो उनके सवालों को आप कितने अच्छी तरीके से, कितने प्रवाहबद्ध तरीके से दे पाते हैं। जैसे अगर वो कहते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, जबकि जो रिज्यूम होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, लेकिन वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर फ्लुएंसी है कि नहीं है, बोलने की क्षमता है कि नहीं है। तो ये तीसरी कैटेगरी उनकी हो गई।
उसके बाद चौथी कैटेगरी है कि स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी का मतलब होता है कि अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, ये किस टाइप के लोग होते हैं, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन करने वाले लोग, जो बिल्डर टाइप के लोग होते हैं, जो मॉडल देने वाले होते हैं, इंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, जो देख करके बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में इतनी ही जगह में कितनी अच्छी तरीके से बिल्डिंग बनाई जा सकती है, तो जो ओरिएंटेशन को बताते हैं तो उनको वो इस कैटेगरी में आते हैं। अगला कैटेगरी इन्होंने रखा था एक रीजनिंग एबिलिटी की, कि रीजनिंग करने की, तर्क करने की क्षमता है कि नहीं है। तो उस तर्क करने की क्षमता के आधार पर इन्होंने एक कैटेगरी बनाई थी जिसको वो तार्किक क्षमता मानते हैं। उसके बाद जो अगला कैटेगरी इन्होंने डिसाइड किया था वो था मेमोरी एबिलिटी। मेमोरी एबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपको सूचनाएं मिली थी, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वो कितना देर तक आप उसको रिटेन कर पाते हैं, उसको कितना सीख पाते हैं, उसका कितनी देर तक आप अपने माइंड में रख पाते हैं। तो उसको उस चीज़ को इन्होंने रखा था मेमोरी एबिलिटी में। उसके बाद लास्ट इनकी कैटेगरी थी परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो दो चीज़ें अगर हैं आपके पास, उन दो चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उन दो चीज़ों में डिफरेंसेस क्या हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने रखा था परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी में। इसका एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐसे होते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि कितनी चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, या कितने मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, कितनी आँख दिखाई दे रही है। तो एक पेड़ होगा, उस पर बहुत सारे शाखाएँ होंगी, तो उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं एक जैसी। तो उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं कि आप के पास वो एबिलिटी है कि नहीं है कि जो चीज़ों हैं उसको परसीव कर पा रहे हैं, अच्छे से विजुअल डिटेल्स दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, जो दो समान प्रकार की चीज़ें हैं उनके बीच में सिमिलरिटीज़, उनके बीच में डिफरेंसेस को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो उसी को इन्होंने रखा था परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी में। तो अगर आपको इस चीज़ को याद रखना है तो आप एक सिंपल तरीका है इन सातों चीज़ों को याद करने का, कि जो जो हमने पढ़ा है उसके पहले पहले वर्ड्स को पकड़िए। जैसे हमने पहला पढ़ा तो कि वर्बल एबिलिटी, तो इसका पहला वर्ड हो गया वी। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था एन, न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू, वर्ड फ्लुएंसी की एबिलिटी। तो इन सारी चीज़ों के वर्ड के पहले पहले वर्ड को अगर पकड़ के याद करेंगे, जैसे वी एन डब्ल्यू। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्पेशल एबिलिटी एस। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आर एम पी। तो वी एन डब्ल्यू एस आर एम पी, वी एन डब्ल्यू एस आर एम पी। इस तरह से आप किसी भी तरह का निमोनिक बना करके इसको रिटेन कर पाएंगे ज़्यादा समय तक। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो हमने सिद्धांत को कवर कर लिया है। समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन के द्वारा जो दिया गया था। अब इस कड़ी में हमारा अगला जो सिद्धांत है वो है स्ट्रक्चर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, की संरचना का सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत क्या होता है। अब ये बुद्धि की संरचना का जो सिद्धांत होता है, इसको फिर अगेन हमारा जो प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको किन मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो सबसे पहले इसको देने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे वो हैं जेपी गिलफोर्ड। जो स्ट्रक्चर मॉडल थ्योरी है, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि स्ट्रक्चर मॉडल थ्योरी दिया किसने था, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि की संरचना होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये कोई घन है, ये कोई घन है। अब इस घन में हमें पता है कि इसकी लेंथ कुछ होगी, इसकी कुछ चौड़ाई, लंबाई भी होगी, चौड़ाई होगी, इसकी कुछ हाइट भी होगी। तो ये 3 डायमेंशनल है। ठीक उसी प्रकार से जो इन्होंने दिया था सिद्धांत गिलफोर्ड ने, ये कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमीय स्ट्रक्चर उसका होता है। और उस त्रिविमीय स्ट्रक्चर में एक पहली चीज़ होती है कंटेंट, जो विषय वस्तु होती है। दूसरी चीज़ इनका मानना था कि ऑपरेशन होता है। और तीसरी चीज़ इन्हों मानते हैं ये प्रोडक्ट नाम की तीसरी चीज़ होती है। तो इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे नहीं गए हैं और नहीं पूछे जाएंगे, 1-2 सवाल इससे पूछा गया है सिर्फ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, स्ट्रक्चर मॉडल थ्योरी किसने दी थी इंटेलिजेंस की, वो दिए थे जेपी गिलफोर्ड ने। और ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि बुद्धि की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है इंटेलिजेंस का, वो 3 डायमेंशनल होता है। उसमें 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, 3 बीमाएँ कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है कंटेंट, दूसरा होता है ऑपरेशन, और तीसरा होता है प्रोडक्ट नाम का। अब इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल इसका देखते हैं। अब इसके अगर थोड़ा सा और हम डिटेल में जाएं तो इन्होंने जो 3 डायमेंशंस दिए थे, उन डायमेंशंस में पहली चीज़ हमने देखा कि कंटेंट होता है। कंटेंट का मतलब होता है कि कंटेंट का मतलब होता है कि विषय वस्तु या सामग्री जो होती है। अब ये जो चीज़ें दिया गया है, इस चीज़ों से सवाल नहीं पूछा गया है। एक बार सवाल पूछा गया था कि जो संज्ञान होता है, कॉग्निशन जिसको कहते हैं, ये किसकी थ्योरी से रिलेटेड था। तो बस 1-2 सवाल बस इसी तरह से पूछे गए हैं। लेकिन जो अधिकतर सवाल पूछे गए हैं इससे वो सिंपल सवाल पूछे गए हैं कि
कि ये जो स्ट्रक्चर मॉडल थ्योरी है किसने दिया था, तो याद रखना है कि स्ट्रक्चर मॉडल थ्योरी किसने दिया था। तो इनके जो 3 डायमेंशंस होते हैं उसको एक बार थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इनका जो पहला डायमेंशन होता है वो होता है कंटेंट। अब कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंटेंट में इन्होंने रखा था कि आकृति को, फिगरल को, इन्होंने क्या रखा था, फिगरल को रखा था। उसके बाद दूसरा इन्होंने सिंबॉलिक को रखा था, शाब्दिक को रखा था, व्यवहारिक। इस चीज़ को बस एक बार एक रीडिंग आपको लगा लेना है। इसे सवाल पूछे ना तो गए हैं ना तो पूछे जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक बार इसे पूछा, यही सवाल पूछा गया था कि संज्ञान किसकी थ्योरी से रिलेटेड था, किसके इंटेलिजेंस की थ्योरी से रिलेटेड है, कॉग्निशन, तो ये जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी से। तो एक बार 2 बार रीडिंग इसका लगा लेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इन्होंने ऑपरेशंस में किस चीज़ को रखा था, संज्ञान को, स्मरण को रखा, मूल्यांकन को रखा, अभिसारी चिंतन को रखा और अपसारी चिंतन को। अभिसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है, इस चीज़ को हमने पीछे भी बताया था कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि एक चीज़ को कई तरह से सोचना, एक चीज़ के कई तरह से सोचना अगर, तो वो अपसारी चिंतन होता है। अपने मतलब थॉट को कई डायरेक्शंस में फैला देना, कई तरीके से सोचना, एक चीज़ का कई सोल्यूशन निकालना, तो वो होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन चारों ऑप्शंस में से हम सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं जो हमारा आंसर होता है। तो इन्फॉर्मेशन के आधार पर अगर हम उस चीज़ को छांट के पा रहे हैं तो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया। उसमें हम नई आइडियाज़, क्रिएटिविटी उसमें हमारे अंदर नहीं आती। जो हमारा MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसमें हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती। वो किस तरह के चिंतन हो गया, अभिसारी चिंतन हो जाता है। तो इसको हम और आगे भी, अगला जो चैप्टर आएगा, जो आगे वीडियो में हम CDP को कवर करेंगे, तो उसमें अभिसारी और अपसारी चिंतन और डिटेल में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझना है कि अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या होता है। तो इन्होंने प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें रखी, प्रोडक्ट में इन्होंने यूनिट रखा, इकाई को रखा, इन्होंने वर्ग को रखा, क्लास को रखा, इन्होंने रिलेशन, संबंध को रखा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रणाली को रखा, ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को रखा और इम्प्लीकेशंस को रखा था। तो ये हमारे उतना काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि स्ट्रक्चर मॉडल थ्योरी जो इंटेलिजेंस की है वो किसने दिया था, वो दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। उन्होंने बताया था कि जो हमारी बुद्धि का ये संरचना का सिद्धांत होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल। इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 बीमाएँ होती हैं। कौन कौन सी, विषय वस्तु या कंटेंट्स, ऑपरेशन संक्रियाएं, और लास्ट होता है हमारा प्रोडक्ट। बस इतनी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो इससे जितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं वो आपसे हो जाएंगे। तो अब ये कभी कभी छोड़ देते हैं इसको और इसमें कुछ और नहीं पूछा जाएगा। तो जो हमारे पास और कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे सवाल पूछे नहीं जाते। सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत और उसके जो मनोवैज्ञानिक है, किसने दिया था, किसका समर्थन कौन कर रहा था, उसको देखेंगे। इसमें अगला है हमारा पदानुक्रमिक, हायरार्कियल जो थ्योरी होती है। इस थ्योरी को किसने दिया था, फिलिप बर्नर ने। सिर्फ और सिर्फ बस आप नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि सवाल इससे नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा इसमें PhD मत करिए कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो वो बेवकूफ़ी होगी। सिर्फ और सिर्फ याद रख लेना है कि पदानुक्रमिक सिद्धांत, जितने सिद्धांत से सवाल पूछे जा सकते हैं वो थोड़ा हमने ज़्यादा ही कवर किया है और हमने सारे सिद्धांतों को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो उस सिद्धांत, जितने सवाल पूछे जा सकते हैं उसको हमने कवर कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि इस सिद्धांत को दिया किसने था। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था, इसको दिया था इन्होंने फिलिप बर्नर ने। अगला है हमारा पास थ्योरी। अब पास थ्योरी को किसने दिया था, पास थ्योरी को देने वाले मनोवैज्ञानिक JP दास हैं। उसके बाद एक है त्रितत्व सिद्धांत, किसने दिया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो जितने भी थ्योरी थी उन सारी थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से डिटेल वे में कवर कर लिया है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक हैं जो क्वेश्चन में बार बार, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी थी, बुद्धि की कुछ विशेषताएं जो होती हैं उनसे हमारे जो कंसेप्चुअल सवाल बनाए जाते हैं वो पूछे जाते हैं। तो जितने भी थ्योरी थी हमने उस सारी थ्योरी को कवर कर लिया है। अब अगला जो हमारा होगा वो हम देखेंगे कि बुद्धि का मापन किस तरह से किया जाता है, उसकी क्या हिस्ट्री है, बुद्धि के परीक्षण क्या क्या हैं, मेंटल एज और रियल एज जो होती है उसका फार्मूला जो टर्मन ने दिया था वो क्या होता है, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल सवाल कई बार बनाए गए हैं। तो आगे देखते हैं। अब आगे हमारा कि बुद्धि का मापन। अब बुद्धि के सारे सिद्धांत को हमने पढ़ लिया, बुद्धि की विशेषताओं को पढ़ लिया। अब अगला है हमारा कि बुद्धि का मापन किस तरह से किया जाता है, बुद्धि के मापन में कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने योगदान दिया, तो उन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो इसमें इस चीज़ को जो हमने थ्योरी लिखा है, इस थ्योरी में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन मिलेगा आपको। तो इसलिए हमने इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर अलग अलग से रखा है ताकि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको न रहे।
तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। तो बुद्धि मापन में सबसे पहले जो नाम आता है 1905 में बीने और साइमन का। बीने और साइमन नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे 1905 में, हर एक एक शब्द को ध्यान से देखना है। ये एक सन भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने डेट लिखा है उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो 1905 में बीने और साइमन नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो ये कई बार पूछा गया है कि सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया था, तो 1905 में बीने और साइमन ने मिल करके ऐसा किया था। उसके बाद जब इन्होंने 1905 में ऐसा किया तो इनके जो परीक्षण थे उसको बीने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाने लगा। ये इतना इम्पोर्टेंट था। तो इस चीज़ को याद रखना है कि सबसे पहली बार जो 1905 में प्रयोग किया था वो किया था बीने और साइमन ने। जो उन्होंने सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण तैयार किया था तो उनके नाम पर ही इसको कहा जाता है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पहले बुद्धि को परीक्षण किसने तैयार किया था, तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे बीने और साइमन। इस पर सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूँ और इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जब 1905 में इन्होंने प्रयोग कर लिया तो अपना फिर से ये प्रयोग करते हैं 1908 में। अब 1908 में जब ये प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर ये मानसिक आयु नाम का एक कंसेप्ट देते हैं, मेंटल एज नाम का एक कंसेप्ट देते हैं। ये सवाल पूछा गया है कई बार कि पहली बार मेंटल एज नाम का कंसेप्ट कब दिया गया था, तो मेंटल एज नाम का कंसेप्ट दिया गया था 1908 में। और ये कंसेप्ट दिया किसने था, तो इन्होंने जो बीने और साइमन थे इन्होंने जो अपना परीक्षण 1905 में किया था उसी परीक्षण को फिर से दोहराया था 1908 में। तो कौन देगा मानसिक आयु का संप्रत्यय, मानसिक आयु का नाम का कंसेप्ट कौन देगा, तो बीने और साइमन ही थे जिन्होंने मेंटल एज नाम के कंसेप्ट को दिया था। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पर एक सवाल कई बार पूछा गया है, सीटेट में भी, यूपी टेट में भी, डीएसएसबी का जो टीचर का एग्जाम होता है उसमें भी कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूँ। अब अगला पॉइंट है हमारा, अगला है कि विलियम स्टर्न और कुहलमान, ये दो जो साइंटिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1912 सन याद रखना है, 1912 में कौन, विलियम स्टर्न और कुहलमान, इन्होंने क्या किया, मेंटल एज और वास्तविक आयु, रियल एज, इस मेंटल एज और रियल एज का जो रेशियो होता है उस रेशियो को इन्होंने कह दिया कि आईक्यू होता है, बुद्धि लब्धि दे दिया। इसको बुद्धि लब्धि का जो प्रयोग करने का जो सुझाव दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मेंटल एज बटे रियल एज का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको इन्होंने कहा कि बुद्धि लब्धि के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका इन्होंने सुझाव दिया था। तो इस सवाल ये पूछा गया है कि पहली बार बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा थी, पहली बार बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रयोग किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए विलियम स्टर्न और कुहलमान ने। हालांकि बाद में इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया गया, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली बार बुद्धि लब्धि का जो कंसेप्ट था, जो सुझाव था, वो दिया था किसने, विलियम स्टर्न और कुहलमान ने। और ये कब दिया था, 1912 में। तो इन सब चीज़ों पे, सारे पॉइंट्स पे कई बार सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान से करना है। उसके बाद जब 1912 के बाद 1916 आता है, तो 1916 में जो मनोवैज्ञानिक थे टर्मेन, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा जो विलियम स्टर्न कुहलमान ने जो रेशियो दिया था उसमें मॉडिफाई कर दिया। अब विलियम स्टर्न कुहलमान ने क्या दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इन्होंने क्या किया, कहा कि इसको बुद्धि लब्धि के रूप में प्रयोग करिए। लेकिन टर्मेन क्या कहते हैं कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु में 100 से गुणा करिए, उसके बाद बुद्धि लब्धि के रूप में प्रयोग करिए। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 कौन किया, टर्मेन ने। लेकिन मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, विलियम स्टर्न और कुहलमान ने। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ में आना चाहिए। डिफरेंस यही है कि इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। और ये आज भी माना जाता है, जो आईक्यू को निकालने का जो तरीका होता है, जो फार्मूला होता है, वो यही जो टर्मेन ने दिया था वही होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसी वजह से यही कारण था कि इनको बुद्धि लब्धि मापने का जन्मदाता भी माना जाता है। तो सबसे अगर पूछा जाएगा सवाल कि बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है, तो आंसर क्या होगा आपका, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है टर्मेन। लेकिन अगर आपका सवाल ये होगा कि बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है, बुद्धि लब्धि को पहली बार किसने सुझाव दिया था, किसने सजेस्ट किया था, तो वो होंगे विलियम स्टर्न और कुहलमान ने। सवाल अगर पूछा जाएगा कि मानसिक आयु नाम का जो कंसेप्ट था वो कब आया था, तो आंसर होगा 1908 में। सवाल अगर पूछा जाता है कि मानसिक आयु का नाम का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, तो आंसर होगा बीने और साइमन ने। अगर सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहली बार सफल बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया था, तो आंसर क्या होगा, बीने और साइमन ने सबसे पहली बार बुद्धि
सबसे पहली बार सफल बुद्धि परीक्षण को तैयार किया था। तो ये जो हमारा जो इक्वेशन, ये हमारा जो फार्मूला मिला है हमें आईक्यू का जो हमें फार्मूला मिला है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इस पे यूपी टेट वाले तो बहुत बार सवाल पूछते हैं, इनका ये फेवरेट टॉपिक होता है। अब कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अगर मैं इस पर एक सवाल बताऊँ आपको, मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अब इसमें मानसिक आयु क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मानसिक आयु का मतलब होता है कि अगर जैसे एक मान लेते हैं 10 साल का लड़का है, 10 साल का लड़का है, ये 10 साल का लड़का है, मान लेते हैं ये पढ़ता है 5th क्लास में, और ये 5th क्लास का लड़का अगर 5th स्टैंडर्ड की चीज़ों को, 5th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, तो हम कहेंगे कि इसका जो 5 साल का लड़का है उसकी मानसिक आयु 5 साल के लड़के के बराबर है। लेकिन अगर ये 5वीं में पढ़ने वाला लड़का 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो मानसिक आयु है, जितना इसको आना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसकी मानसिक आयु ज़्यादा है। तो क्वेश्चन किस तरह से इस फार्मूले पे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, ए है। अब इस लड़के की जो मेंटल एज है, मानसिक आयु, ये है 12 वर्ष, और उसकी जो शारीरिक आयु या वास्तविक आयु है, वो वास्तविक आयु इसकी है, वो है मान लेते हैं कितना दे दिया है, मान लेते हैं 10 दे दिया। अब पूछा जाएगा कि इसकी बुद्धि लब्धि बताइए, तो फार्मूला हम लगाएंगे। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू का फार्मूला होता है, मानसिक आयु कितना दिया है 12 साल बटे वास्तविक आयु कितना दिया है 10 इंटू 100 को मत भूलिएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 और 0 से कैंसिल आउट होगा, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, 12 इंटू 10, 12 गुणे 10 बराबर कितना होगा 120। तो हम कहेंगे इसकी जो आईक्यू है कितनी है, उस बच्चे की 120 है। तो अगर एक और सवाल देखें तो इस तरह से सवाल कई बार पूछा गया है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक 16 साल का लड़का है, लड़का एक है 16 साल का, इस 16 साल के लड़के की जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, अब इस बार हमने क्या दे दिया, आईक्यू दे दिया, वो कितना है 75। अब आपको बताना है कि इसकी मेंटल एज कितनी होगी। तो हमें पता है कि आईक्यू का फार्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसमें हम डाटा रखेंगे। अब हमें आईक्यू दे दिया है 75, तो 75 बराबर क्या होगा, मानसिक आयु तो हमें फाइंड आउट करना है, तो मेंटल एज हम फाइंड आउट करेंगे, बट रियल एज हमें कितना दे रखा है 16 दे रखा है इंटू 100। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 25 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, 25 इंटू 3 टाइम्स जाएगा, 25 3 75, और ये 25 चौकम 100, और 4 से ये इसको कैंसिल करेगा 4, तो 4 3 12, तो मानसिक आयु कितनी आ जाएगी इसकी, बालक की 12 आ जाएगी। तो इस तरह से कई सवाल पूछे गए हैं इस पे, जो यूपी टेट वाले और सी टेट का जो न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाएगा वो इसी पे बेस्ड होगा। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब इस पे एक वीडियो और आएगा, और उस वीडियो के बाद हमारा जो बुद्धि का चैप्टर होगा वो इस तरह से कवर हो जाएगा कि इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं, वो सब सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो और आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की बुक है तो उस प्रीवियस ईयर की बुक से आप इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ते चलिए, और किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस जो मटेरियल हमने तैयार किया है वो कई बुक को पढ़ने के बाद सारे प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल पूछे गए हैं, सारे बिहार टेट के, एमपी टेट के, यूपी टेट के, सी टेट के, तो उन सभी चीज़ों को कवर करने के बाद इस कंटेंट को तैयार किया गया है। तो आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ये इस बात की पक्की गारंटी है। तो बस पढ़ते चलिए, और जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए वीडियो को, और लाइक करिए, और आपकी क्या राय है, अपनी राय को ज़रूर व्यक्त करिएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी क्या राय है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि और मुझे मोटिवेशन मिले, और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज जो होंगी, लास्ट में जब हमारा एग्जाम आने वाला होगा उसके 1 महीने पहले 1 शॉट वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, मैराथन वीडियो के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।